Hello everyone, this is Sierupal Jain, making international taxation easy for you. The most scoring chapter and the most easy chapter is this, that is डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। और ये आपको डेफिनेटली गारंटी है कि डबल एग्जाम में आएगा ही आएगा, भले किसी भी तरीके से आए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मेन ही आएगा और यूनिलैटरल रिलीफ जो है वो आएगी ही आएगी। तो ये जो एक परमानेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आता है, तो आपको ये जो है वो ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले बुक के हिसाब से यहाँ पर बोलते हैं कि डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो क्या बोलते हैं कब देने की ज़रूरत है, जब ऑब्वियसली बात है जब डबल जगह टैक्स लग रहा है। ठीक है, और टैक्स डबल जगह कैसे लग सकता है, क्योंकि ना रूल्स ऑफ टैक्सेशन अलग अलग होते हैं। हर कंट्री जो है वो अपने हिसाब से टैक्स लगाती है, अपने अपने रूल मेथड के हिसाब से लगाती है। तो कुछ कंट्रीज जो है वो सोर्स रूल फॉलो करती है, कुछ कंट्रीज जो है वो क्या फॉलो करती है, रेसिडेंस रूल फॉलो करती है। सोर्स रूल का मतलब है कि इनकम का सोर्स जहाँ पर है वो कंट्री को राइट है टैक्स लेने का। ठीक है, रेसिडेंस रूल मतलब वो बंदा जो है जहाँ रिसाइड कर रहा है उस कंट्री को मतलब है राइट कि वो टैक्स ले सके। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एक कंट्री सोर्स रूल से ले रही है, एक कंट्री रेसिडेंस रूल से टैक्स ले रही है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, डबल टैक्सेशन होगा। जैसे कि मान लो आप यूएसए में आपकी कोई लैंड है, उस पर आपको रेंट आ रहा है, आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में रेसिडेंस रूल के हिसाब से टैक्स लग जाएगा और यूएसए में सोर्स रूल के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। तो इसी वजह से इस डिफरेंस को हटाने के लिए अपन क्या करते, ट्रीटी एंटर करते, दो कंट्रीज जो है वो ट्रीटी एंटर करती ताकि जहाँ डबल टैक्स लग रहा है उसकी रिलीफ दी जाए। ठीक है, अब रिलीफ जो है वो कितने टाइप की होती है, तो दो टाइप की रिलीफ होती है, एक होती है बायलैटरल रिलीफ, दूसरी होती है आपकी यूनिलैटरल रिलीफ। ठीक है, अब बायलैटरल रिलीफ जो है वो कब देते हैं, यूनिलैटरल रिलीफ जो है वो कब देते हैं। बायलैटरल मतलब ऑब्वियसली बात है कि दो कंट्रीज का बीच में इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पर ट्रीटी है। ठीक है, बायलैटरल रिलीफ का मतलब है कि ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, मतलब DTAA है और यहाँ पर आपका DTAA नहीं है। ठीक है, तो जब DTAA है आपका तो वहाँ पर आपको कंट्रीज जो है वो अपने हिसाब से मिलके दे देंगी, जैसे भी अब वो वर्कआउट करके म्यूचुअली अग्री करके कौन से हिसाब से देगी। ठीक है, तो दो तरीका होता है, एक होता है टैक्स एग्जाम्पशन मेथड, एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक होता है टैक्स एग्जाम्पशन मेथड, एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जाम्पशन मेथड जो है वो सिर्फ एक ही केस स्टडी में एक जगह पूछा गया, मैक्सिमम ऑफ द जगह में एक ही मेथड फॉलो होता है, दैट इज टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है, टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है, एक कंट्री जो है वो टैक्स ले रही है, दूसरी कंट्री उसकी क्रेडिट दे सकती है, मतलब जितना उन्होंने टैक्स पे किया उतने क्रेडिट जो है वो दे देगी, तो दैट इज योर टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है, टैक्स कौन चार्ज करती है, रेसिडेंस वाली कंट्री जो है टैक्स चार्ज करती है, अलाउंसिंग और टैक्स टैक्स जो है वो दोनों कंट्रीज चार्ज करती है। बेसिकली रेसिडेंस वाली कंट्री जो है वो क्रेडिट देती है ऑफ द टैक्स पेड इन द फॉरेन सोर्स कंट्री में जो आपने टैक्स दिया उसकी क्रेडिट कौन सी रेसिडेंट कंट्री देती है। ठीक है, और एग्जाम्पशन में क्या होता है, एक कंट्री जो है वो टैक्स लेती है, दूसरी कंट्री एग्जाम कर देती है, उसको बोलते हैं पेन एग्जाम्पशन मेथड। इंडिया का DTAA किले के साथ है, तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हमारा DTAA है, इंक्लूडिंग दीज कंट्रीज़। ठीक है, इन मेजॉरिटी केसेस दे फॉलो टैक्स क्रेडिट मेथड और मैक्सिमम केसेस में हम टैक्स क्रेडिट मेथड ही फॉलो करते हैं, एग्जाम्पशन मेथड फॉलो नहीं करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट डबल टैक्सेशन और रिलीफ प्रोविजन अंडर सेक्शन 90 की DTAA की रिलीफ क्या है, क्या प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। अभी यहाँ पे अपन जो रिलीफ पढ़ रहे हैं, पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बायलैटरल रिलीफ के बारे में। ठीक है, बायलैटरल रिलीफ दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिल के DTAA एंटर कर रही है, तो क्यों एंटर कर रही है, ज़रूरत क्या एंटर करने की, और एंटर करने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, तो ये जो है वो किसके अंदर कवर होगा, बायलैटरल रिलीफ टॉपिक के अंदर। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्री, क्यों, फॉर ग्रांटिंग द रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम में टैक्स ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड ऑन बोथ दी कंट्रीज, जहाँ पे आपने टैक्स दोनों कंट्री में दिया है। सेकंड इज टू प्रमोट दी म्यूचुअल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, इसके लिए भी अपन ट्रीटी बनाते हैं, मतलब बेसिकली पर्पस ऑफ ट्रीटी, ये ट्रीटी क्यों बनाई जाती है, तो ये ट्रीटी का क्या है बेटा, पर्पस है। ठीक है, उसके सेकंड जो है, सेकंड क्या बोलते हैं आपका, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन विदाउट क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस टैक्सेशन थ्रू टैक्स एविएशन और अवॉइडेंस, मतलब आपको डबल टैक्सेशन तो रिमूव करना ही है, बट ऐसा मत हो जाए कहीं पर कि टैक्सेशन नहीं मत हो किसी इनकम का, या जितना टैक्स लगना चाहिए तो उतना टैक्स नहीं लगा, तो वो वाली जो सिचुएशंस है उसको भी हटाने के लिए अपन ट्रीटी बनाते हैं। ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें ताकि जो टैक्स एविएशन हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, उसकी क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन में के लिए जो है दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प कर सके। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, फॉर रिकवरी ऑफ टैक्सेस की जो टैक्स की रिकवरी है उसके लिए भी अपन ट्रीटी बनाते हैं।
आई होप इट्स क्लियर। तो बेसिकली ये पर्पस जो है वो क्या है, ट्रीटी बनाने के लिए क्या क्या पर्पस है, उस चीज़ के लिए ट्रीटी, किस चीज़ के लिए ट्रीटी बनाई जा रही है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे, इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो कौन प्रिवेल करेगा, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली बात है, ट्रीटी प्रिवेल करेगी ओवर इनकम टैक्स एक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन किसके बीच में? आईटी एक्ट और DDAA के बीच में, तो कौन प्रिवेल करेगा? ऑब्वियसली DDAA प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर गार अगर इनसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो गार जो है वो सारे प्रोविजंस के ऊपर प्रिवेल करेगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 क्या बोलते हैं कि मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन DDAA, मतलब DDAA में अगर कोई टर्म यूज्ड है तो उसका मीनिंग कहाँ से लिया जाएगा। तो पहला पॉइंट है वो क्या बोलता है, टर्म यूज्ड इन DDAA नॉट डिफाइंड इन अग्रीमेंट और एक्ट बट असाइंड मीनिंग इन द नोटिफिकेशन, मतलब कि कहीं पर डिफाइन नहीं किया बट नोटिफिकेशन में मीनिंग दिया है, तो वो कब से माना जाएगा? जब DDAA आया, केम इन टू फोर्स हुआ, तब से अपन उस मीनिंग को लेंगे, ठीक है। टर्म अगर DDAA में ही लिया हुआ है तो जिस दिन DDAA आया वो जो टर्म है तभी से ले लेंगे। और इनकम टैक्स एक्ट में है तो फिर टेक मीनिंग, अगर इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है तो इनकम टैक्स एक्ट का ले लेंगे, ठीक है। अगर मीनिंग इनकम टैक्स एक्ट में दिया हो तो इनकम टैक्स एक्ट का जो मीनिंग है वो ले लेंगे, ठीक है। अब टू क्लेम दी बायलैटरल रिलीफ, बायलैटरल रिलीफ क्लेम करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको क्या प्रेजेंट करना पड़ता है? TRC टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, कि आप जिस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी, वहाँ के आप रेसिडेंट हो, तो जो TRC के अंदर मेंशन होती है वो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री वुड कंस्टिट्यूट द प्रूफ ऑफ टैक्स पेड ऑफ द रेसिडेंसी, आपने उस कंट्री में जहाँ टैक्स पे किया तो वहाँ पे गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट इज TRC ओनली, ठीक है। अब 40% टैक्स रेट टू फॉरेन कंपनी इज नॉट रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल, हम रेसिडेंट से कम, इंडियन कंपनी से कम टैक्स ले रहे हैं, फॉरेन कंपनी से 40% ले रहे हैं, तो वो कभी भी जो है वो नॉट लेस फेवरेबल कभी ट्रीट नहीं करेंगे, उसको हमेशा पार ट्रीट करेंगे, किसके? फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी को, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब जो अपन पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हो? यूनिलेटरल रिलीफ, ठीक है। यूनिलेटरल रिलीफ मतलब कि अगर आप कि हमारे आप ऐसी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो जहाँ पर हम लोग का कोई भी DDAA नहीं है, तो उस केस में आपको क्या मिलती है? यूनिलेटरल रिलीफ मिलती है, ठीक है। अब यूनिलेटरल रिलीफ मिलने के लिए आपको कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो वो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन क्या? असेसी इज अ रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम इज टैक्सेबल, मतलब ये जो है वो सिर्फ किसको मिलेगा बेटा? रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। इनकम अक्रूज और अराउज टू हिम आउटसाइड इंडिया, इनकम जो है वो बंदे को इंडिया में हो रही है या फिर आउटसाइड इंडिया हो रही है। इनकम इज नॉट डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया, मतलब इंडिया में अक्रू राइज नहीं हो रही है। द क्वेश्चन इनकम इन क्वेश्चन हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स इन द फॉरेन कंट्री इन द हैंड्स ऑफ असेसी, असेसी ने उसके में टैक्स दिया हुआ है, मतलब उसके हाथ में फॉरेन कंट्री में टैक्स लगा है, उसने टैक्स दिया है, और हमारे और उस कंट्री के बीच में DDAA नहीं है, तो आपको यूनिलेटरल रिलीफ मिल जाएगी। कभी भी आपको यूनिलेटरल रिलीफ का क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में आएगा, तो प्लीज़ ये पॉइंट को आप ज़रूर से लिख के, नहीं पूछा रहेगा तो भी आपको लिख के आना है, ठीक है। अब रिलीफ अंडर DDAA की रिलीफ जो है अब आपको कैसे मिलती है? तो रिलीफ जो है वो दो टाइप की है, यूनिलेटरल, बायलेटरल। बायलेटरल रिलीफ जो है वो टैक्स क्रेडिट मेथड है ना, क्योंकि यूजुअली टैक्स क्रेडिट मेथड फॉलो करते हैं, तो ये टैक्स क्रेडिट मेथड की रिलीफ है। फॉरेन टैक्स पेड और इंडिया का जो आपने टैक्स पे किया, दोनों में से विच एवर इज लोअर जो होगा वो आपकी क्या हो जाएगी? रिलीफ हो जाएगी। अब आपको ये ध्यान रखना, रेट रूल 128, रेट फॉर कन्वर्जन ऑफ टैक्स पेड, अगर आपका जो कन्वर्जन है उसका टैक्स पेड, रेट ऑफ कन्वर्जन फॉर टैक्स पेड, तो आप कौन सा रेट लोगे? तो TTBR ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ इन विच द टैक्स डिडक्टेड और पेड, तो बेसिकली जो लास्ट डे ऑफ द प्रिसीडिंग मंथ है वहाँ का आपको TTBR ले लेना है, किसके लिए? इसके कन्वर्जन के लिए, ठीक है। फॉरेन टैक्स पेड है तो उसको इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो रेट निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कौन सा रेट जो है वो आप लोगे, ठीक है। उसके बाद 91 की जो रिलीफ है ये पूरा एक डब्बे के अंदर आंसर है, ठीक है। तो उसमें आप आंसर कैसे, यहाँ पे आप आंसर कैसे निकालते हो? एवरेज टैक्स रेट आपने जो इंडिया में पे किया, एवरेज टैक्स रेट जो आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स हुआ, दोनों का विच एवर इज लोअर जो है, ठीक है, तो उसकी रिलीफ मिलती है। एवरेज टैक्स रेट इंडिया का, एवरेज टैक्स रेट फॉरेन का, दोनों में से जो भी कम रहते हैं उसकी रिलीफ मिलती है। किस में मिलती है बेटा? डबली टैक्स इनकम के ऊपर रिलीफ मिलती है।
रिलीज जो आपको डबली टैक्स इनकम के अंदर मिलती है, और डबल टैक्स इनकम के अंदर क्या बोलते हैं, दो चीज़ें नहीं आती है, मतलब जो डबल टैक्स नहीं हुई, बेसिकली ऐसी इनकम जो इंडिया में टैक्सेबल नहीं हुई या ऐसी इनकम जो फॉरेन में टैक्स नहीं लगी, वो इनकम नहीं आती है। बट अगर आपको फॉरेन कंट्री में कोई लॉस हुआ है तो वो, और इंडिया में तो लॉस अपन अलाउ करते हैं सेट ऑफ के लिए, तो फिर वो लॉस को आप सेट ऑफ करोगे। ठीक है, ये दोनों को जब आप इन दोनों को जब इंटू करोगे, एवरेज रेट्स और डब्ल्यू टैक्स इनकम को, वो जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिलीफ आ जाएगा अंडर सेक्शन 91। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब लास्ट पॉइंट अभी बोलते हैं, कुछ नहीं, पी की डेफिनेशन दी हुई है, और एक जो है क्या बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है किसके बीच में, DTAA और इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि इनकम टैक्स एक्ट बोलता है हम टैक्स लगाएंगे किसके हिसाब से, बिजनेस कनेक्शन के हिसाब से। ठीक है, और DTAA जो है वो क्या बोलते हैं हम टैक्स लगाएंगे किसके हिसाब से, पी के हिसाब से। तो जब इनकम टैक्स एक्ट और DTAA दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो फिर कौन जीतता है, ऑब्वियसली बात है DTAA जीतता है। तो जब DTAA, अगर आपके किसी कंट्री के साथ DTAA है तो फिर वहाँ पे पी के बेस पर टैक्सेशन होगा, और इनकम टैक्स एक्ट मतलब जहाँ पर आपके कंट्री के साथ DTAA नहीं है तो फिर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेशन होगा, मतलब कि बिजनेस कनेक्शन के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जब आपको कोई भी क्वेश्चन में, एक चीज़ को आप ध्यान रखना, जब आपको कोई भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं ये इनकम जो है वो इंडिया में टैक्स लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको हमेशा 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 पहले आप क्या बोलते हैं दो बेस पे आंसर दोगे। पहली बात तो मेन बेस आपका क्या है कि अगर वो बंदा नॉन रेसिडेंट है तो तभी इंडिया में टैक्स लगता है, जब इंडिया में अक्रू होती है, जब इंडिया में रिसीव होती है। ठीक है, अब जो है इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविज़न जो है वो उस इनकम के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं कि ये इनकम जो है वो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ चुके हो, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन है उसके बेस पे आप आंसर लिखोगे कि अक्रू हो रही है, रिसीव हो रही है, कब टैक्स लगता है, कब टैक्स नहीं लगता है। और जब DTAA की बारी आएगी, जब आपको DTAA के हिसाब से लिखना होगा, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं रेफर करोगे मॉडल टैक्स कन्वेंशन। मॉडल टैक्स कन्वेंशन में जो आर्टिकल है, अगर मान लो बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से है या फिर किसी और जिस आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो उस आर्टिकल को आप रेफर करके उसमें कंपैरिजन दोगे, फिर जो भी रहेगा, अगर DTAA है तो DTAA के हिसाब से होगा, और मान लो DTAA नहीं है तो आपको सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेबिलिटी बता के आंसर बताना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो DTAA आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि क्या बोलते हैं, अपन जब डिडक्शन लेते हैं चैप्टर नंबर 6A की, तो नॉन रेसिडेंट के लिए या फिर आप जब इंडिया के बाहर पेमेंट करते हो तो कुछ डिडक्शन नहीं मिलती है। जैसे कि पहली डिडक्शन ये है कि LIC जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो चाहे आप इंडिया के अंदर पेमेंट करो चाहे इंडिया के बाहर पेमेंट करो, आपको दोनों मिलता है, आपको रिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अभी सिर्फ बात नॉन रेसिडेंट की हो रही है, कृपया नॉन रेसिडेंट के बारे से ही सोचें। ठीक है, LIC का पेमेंट इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, आपको रिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंदर। 80C का एक और पॉइंट आता है ट्यूशन फीस का। ठीक है, लेकिन ट्यूशन फीस के केस में अगर क्या बोलते हैं आप जब इंडिया के अंदर पेमेंट करते हो तो ये आपको रिडक्शन मिलती है, इंडिया के आप बाहर पेमेंट करोगे तो ट्यूशन फीस की रिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब एक आता है आपका 80D की रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप इंडिया के बाहर पे करो तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिया के अंदर पे करना है तो ही आपको रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब एक आता है आपका 80G में डिडक्शन, दैट इज क्लीन गंगा फंड एंड स्वच्छ भारत फंड। ठीक है, तो जो क्लीन गंगा फंड है, स्वच्छ भारत फंड है, उसमें आपको जो क्लीन गंगा फंड है उसमें नॉन रेसिडेंट को डिडक्शन नहीं मिलती है, और स्वच्छ भारत फंड जो है उसमें सबको मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है वो मोस्ट ऑफ द डिडक्शन है जो यूजुअली क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो इस चीज़ का, और इस पर आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डाउन बिलो द वीडियो। और अगर आपको क्या बोलते हैं नोट्स, आप नोट्स बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो फिल दी गूगल फॉर्म बिलो। थैंक यू।